हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे भारत में कृषि की मौजूदा स्थिति क्या है और उसकी समस्याओं और चुनौतियों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। कभी कभी की समस्याएं पर्टिकुलर पूछ लेता है कि समस्याएं क्या हैं कृषि की, या कभी कभी डिफरेंट क्वेश्चन आ जाता है कि कृषि की कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। दोनों में बारीक अंतर है, बहुत बारीकी से समझेंगे हम लोग। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी चीज़ की जो समस्या है, उन समस्याओं को दूर करने के लिए जब हम कोई प्लानिंग करते हैं कि इस टाइम तक हम इन समस्याओं को दूर कर लेंगे, और तो उस दूर करने के लिए बहुत सारी बाधाएं होती हैं। कैसे उन बाधाओं को दूर करके हम उन समस्याओं को निजात पा पाएंगे, तो वही जो बाधा होती है वही किसी के लिए चुनौती का कार्य करती है। तो इस तरह से कृषि के लिए भी वो चुनौती के रूप में होती है। तो चुनौती और समस्याओं में अंतर आपको जानना चाहिए कि दोनों में अंतर क्या है बेसिक। हालांकि दोनों जब क्वेश्चन मिक्स करके आता है तो दोनों के मैटर आपको कंबाइन करके लिखना पड़ता है। तभी हम लोग मौजूदा स्थिति और समस्याओं और चुनौतियों को कंबाइन करके पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे। तो चलिए अध्ययन करते हैं और स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आपका क्या है, जैसा आप जान रहे हैं भारत में कृषि की मौजूदा स्थिति के संदर्भ में देखेंगे। भारत में विश्व का 10वां सबसे बड़ा कृषि योग्य भू संसाधन मौजूद है। तो जो वर्ल्ड लेवल पे जो कृषि क्षेत्र है उसमें जो कृषि योग्य भूमि है, तो विश्व का 10वां, ये आपका इंपॉर्टेंट डेटा है। तो भारत में विश्व का 10वां सबसे बड़ा क्या है, कृषि योग्य भू संसाधन मौजूद है। तो बहुत बड़ा संसाधन है और देश को भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। और इस तरह से कृषि को हम डेवलप करके ही देश को डेवलप कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं भारत जो जिस चीज़ का प्रधानता जिस क्षेत्र में होती है, जैसे अदर जो कंट्री होते हैं, जो दूसरे देश हैं, वहाँ पे टेक्नोलॉजी प्रधान है, तो वो तकनीकी को बेच करके अपने देश का विकास करते हैं। चूँकि हमारे पास अभी शिक्षा का लेवल अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन उस स्तर का नहीं पहुँचा है कि हम तकनीकी माध्यम से देश को डेवलप कर सकें। तो हमारे पास जो अस्त्र है कृषि ही एक अस्त्र है जिसको हम डेवलप करके विकसित करके हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि हमारी निर्भरता भी कृषि पर ही है, इसलिए हमें कृषि को ही माध्यम बनाना होगा, कृषि को ही विकसित करना होगा। तो यहाँ पे 10वां भाग या 10% कह सकते हैं, बहुत बड़ा मायने रखता है वर्ल्ड लेवल पे। हम 10वां हिस्सा हमारे पास है कृषि योग्य भूमि जो हमारे पास है। अगर इसको हम विकसित कर लें तो हम देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके जो आंकड़े हैं, 10वां सबसे बड़ा कृषि योग्य भू संसाधन मौजूद है। और 2011 कृषि जनगणना के अनुसार देश में कुल जनसंख्या का 61.5% हिस्सा ग्रामीणों में निवास करती, यानी गांव में रहती है, और उसकी निर्भरता कृषि पर है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ निकल के आ रही है कि अगर 60% एवं अगर लोग 61.5 एवं हिस्सा अगर कृषि योग्य भूमि पर निर्भरता है यानी कृषि पर निर्भरता है, तो अपने आप में मायने रखता है कि अगर इतने % आबादी जो है कृषि पर निर्भर है, तो हमें कृषि को ही डेवलप करना होगा। क्योंकि निर्भरता जो है किस पे ज़्यादा है, कृषि पे निर्भरता ज़्यादा है। तो ऐसे कंडीशन में जो हिस्सा ज़्यादा है उसी को डेवलप करना होगा, उसी को मजबूती देना होगा। तो यहाँ पे हमें टेक्नोलॉजी तो डेवलप करना ही है, साथ साथ कृषि को भी मजबूती प्रदान करना होगा। तभी हमारी देश की अर्थव्यवस्था क्या हो सकती है, स्ट्रांग हो सकती है। तो यहाँ पे इन आंकड़ों को आप लन रखेंगे कि 61.5 हिस्सा, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार ये आंकड़ा है कि कृषि जनगणना पर जो है कितने % जनसंख्या निर्भर है। 61.5 हिस्सा ग्रामीण भारत में निवास भी करती है और कृषि पर क्या है, निर्भर भी है। तो दोनों पॉइंट को ध्यान रखेंगे। कृषि पर निर्भरता कितना है, 61.5%। नेक्स्ट क्रम में, इसी क्रम में चलते हैं। विश्व कृषि व्यापार में भारत का योगदान कितना है, 2.15% है। तो इस तरह से विश्व में कृषि व्यापार में भारत का योगदान 2.15% है। नेक्स्ट इसी क्रम में चलते हैं। भारतीय कृषि निर्यात के मुख्य भागीदारों में, यानी कि भारतीय कृषि के जो प्रोडक्ट हैं, जो चीज़ें उत्पादित हैं कृषि क्षेत्र में, उन उत्पादों को हमारा जो उत्पाद है वे कौन कौन से देश हैं जिनको हम निर्यात करते हैं, उन देशों में कौन कौन से आते हैं। तो जिसमें अमेरिका है, सऊदी अरब है, ईरान है, नेपाल है और बांग्लादेश है। तो ये देश क्या हैं, यानी हमारे कृषि निर्यात के ये मुख्य भागीदारों में आते हैं। हमारा जो उत्पादित वस्तुएं हैं इन देशों को क्या किया जाता है, भेजा जाता है निर्यात के रूप में। नेक्स्ट क्रम में, भारत में कृषि का मशीनीकरण मात्र 40% हुआ है। तो काफ़ी पिछड़ा हिस्सा है। अभी हमारा जो कृषि क्षेत्र है इसको मशीनीकरण करने के % जो है इसको बढ़ाना होगा, इसमें वृद्धि करना होगा। चूँकि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी का अभाव है, तकनीकी साधनों की कमी के कारण हमारा केवल 40% हिस्सा ही
तकनीकी यानी कह सकते हैं यहाँ पे मशीनीकरण हुआ, तो बहुत कम है ये 40%। इसी को बढ़ाना है। ये मौजूदा जो हालात है, इन मौजूदा हालातों में देश को आगे ले जाने के लिए इन चीज़ों को, इन आंकड़ों को आगे बढ़ाना होगा, इन आंकड़ों में वृद्धि करना होगा, तभी देश के हालात बदल सकते हैं। इसी क्रम में आगे देखेंगे क्या क्या है। 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत से ही भारत में कृषि उत्पादों के निर्यात को क्या मिली, निरंतरता बनाए हुए है। यानी इस तरह से आप समझ सकते हैं 1991 जो महत्वपूर्ण डेट है। 1991 के पश्चात उदारीकरण आया था, आर्थिक सुधारों का दौर शुरू हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं वैश्विक लेवल पे जो कंट्री है, जितने भी वैश्विक बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उनको व्यापार करने के लिए भारत में अनुकूल परिस्थितियां प्रदान की गई। उनको भारत में व्यापार करने के लिए जो भारत की जो व्यापार की नीतियाँ थी उसको लचीली बनाएगी। इसके पहले जो व्यापार की नीतियाँ थी काफ़ी कठोर थी। उस तरह से विदेशी व्यापारी या अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में व्यापार नहीं कर सकती थी, क्योंकि परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं थी। लेकिन 1991 में उदारीकरण लाया गया और वैश्विक बाज़ार को भारत में वृद्धि करने के लिए, विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार करने के लिए उनके अनुकूल परिस्थितियां बनाई गई। जो नियम और कानून थे जो कठोर थे, उन्हें लचीला बनाया गया, फ्लेक्सिबल बनाया गया, इसलिए जिससे उनके वो परिस्थितियां अनुकूल हो सकें। तो इस तरह से 1991 का जो दौर था आर्थिक सुधारों का दौर था, और इसकी शुरुआत हो जाने से भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात को भी निरंतर बनाए हुए है, यानी निरंतरता में वृद्धि हुई। कृषि क्षेत्र में भी विकासों का दौर शुरू हुआ, परिवर्तन का दौर शुरू हुआ 1991 के पश्चात। ये परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं जिनको आकलन करना होगा, जिनके मुद्दों को आपको समझना होगा। नेक्स्ट क्रम में हम लोग चलते हैं कृषि क्षेत्र की चुनौतियाँ और समस्याएँ। तो देखें, अभी हमने चर्चा किया था कृषि क्षेत्र की चुनौतियाँ और समस्याएँ, मैच भी करता और डिफरेंट भी है। आप समझेंगे इसको क्या चीज़ है। जैसे आप जानते हैं समस्याएं, जैसे कृषि क्षेत्र में कोई समस्या है, मान लीजिए किसानों की समस्या है, सिंचाई की समस्या है, या किसानों की आय में वृद्धि करने की समस्या। किसानों की आय बहुत कम है, ये एक समस्या है। लेकिन उस आय को अगर सरकार एक सीमित टारगेट रख लेती है कि हमें 1 वर्ष में या 2 वर्ष में इसकी आय को दोगुना करना है, तो क्या सरकार उस 2 वर्ष में उसकी आय को दोगुना कर पाएगी? ये एक चुनौती है। तो दोनों के अंतर को समझना होगा कि एक समस्या है और उस समस्याओं को हम करने में हमारे पास अनेक समस्याएं आएंगी, बाधाएं आएंगी। इतना बड़ा हिस्सा है, क्या हम उनकी आय को दोगुना कर पाएंगे? हमारे लिए वो क्या होगी, चुनौती होगी। तो दोनों को अंतर को समझना होगा। तो टॉपिक है कृषि क्षेत्र की चुनौती और समस्याएँ। देखना है भारत सरकार की रणनीति है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या रणनीति है। कृषि जो उत्पादन बढ़ाने व खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित रहा है। तो ध्यान देंगे, देश के आर्थिक विकास को मजबूती देने के लिए हर मुद्दे को, हर पहलू को उस पर ध्यान देना होगा। अगर हम किसी चीज़ पे विशेष ध्यान देते हैं, विशेष ध्यान केंद्रित करते हैं और एक बिंदु छूट जाता है, तो ऐसे कंडीशन में वही जो बिंदु जो छूट जाता है वही समग्रता नहीं लाता। किसान क्या कर रही है, किस पे फोकस कर रही है? कृषि उत्पादन बढ़ाने पे अपना ध्यान केंद्रित कर रही है, खाद्य सुरक्षा पे अपना ध्यान केंद्रित कर रही है, लेकिन किसानों की आय बढ़ाने पे अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाई। तो यहाँ पे एक कमी निकल के आई कि 2 बिंदुओं पे सरकार ने फोकस किया, लेकिन किसानों की आय में बढ़ोतरी करने में कभी ध्यान नहीं दिया। हालांकि सरकार समय समय पे योजनाएं बनाती है, ध्यान देती भी है, लेकिन विशेष ध्यान नहीं दिया। कहने का मतलब है कि इन 2 बिंदुओं पे, कौन से 2 बिंदु हैं? कृषि उत्पादन बढ़ाना, यानी कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार विविध परियोजनाओं के माध्यम से, कि जैसे उत्पादन कैसे बढ़े तो उन्नत किस्म के बीजों का यूज़ किया गया, सिंचाई के क्षेत्र का विस्तार किया गया। तो कहने का मतलब है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने पर केंद्र सरकार ने अपना ध्यान केंद्रित किया, खाद्य सुरक्षा को भी ध्यान अपना केंद्रित किया, लेकिन किसानों की आय को वृद्धि करने में सरकार अभी अपना उस पर संपूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाई, जिससे किसानों की आय में वृद्धि नहीं हो पाई है। तो ये एक समस्या है और ऐसे कंडीशन में उनकी आय जो है बहुत कम है। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, विगत 50 वर्षों के दौरान हरित क्रांति को अपनाए जाने के बाद, जैसा कि आप जानते हैं 1967 में, यानी 1966 और 1967 में हरित क्रांति लाया गया था और हरित क्रांति के माध्यम से उन्नत किस्म के बीजों का यूज़ किया गया और उत्पादन जो है बढ़ोतरी हुई। तो आज काफ़ी समय का दौर गुजर चुका है, हरित क्रांति लगभग 50 वर्ष गुजर चुके हैं। हरित क्रांति अपनाए जाने के पश्चात भी भारत में जो खाद्य उत्पादन में 3.7 यानी 3.7 गुना क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। तो ये आंकड़े आपको लर्न रखने होंगे कि हरित क्रांति के कारण आज हम इस स्टेज पर पहुँचे हैं कि हमारे उत्पादन में
3.7% की बढ़ोतरी हुई है उत्पादन में, जबकि जनसंख्या में दोनों आंकड़े देखेंगे 2.55 गुना वृद्धि हुई। तो दोनों में इस तरह से देखेंगे कि जनसंख्या में वृद्धि हुई, लेकिन किसानों की आय में वृद्धि के आंकड़े निराशाजनक हैं। तो उत्पादन जो है 3.7 गुना में वृद्धि हुई, जनसंख्या में वृद्धि हुई, लेकिन किसानों के जो आय हैं वो नहीं बढ़ पाया। तो ये एक समस्या के रूप में है। इन्हीं समस्याओं को निजात दिलाना या समस्याओं को दूर किया जाना चाहिए। तो किसानों की आय में वृद्धि के आंकड़े जो है निराशाजनक हैं, और किसानों की आय जब तक वृद्धि नहीं होगी तब तक ऐसे स्थिति में ना कृषि के हालात सुधर सकते हैं, ना किसानों की स्थिति में कोई परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि दोनों के हालात सुधरने चाहिए। किसान की स्थिति सुधरेगी, किसान की स्थिति मजबूत होगी, तो ऐसे स्थिति में उसका सीधा प्रभाव किस पे पड़ेगा? कृषि पे पड़ेगा। कृषि बेहतर होगी, और कृषि बेहतर होगी तो उत्पादन ज़्यादा होगा, और उत्पादन ज़्यादा होगा तो सीधे सीधे उसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा। तो तीनों जो कड़ियाँ हैं, तीनों कड़ियों में एक दूसरे की एक जो चैन बना हुआ है, तीनों में सुधार होना चाहिए, तभी देश का विकास संभव है। नेक्स्ट क्रम में चलते हैं। आज़ादी के बाद यहाँ कुछ चीज़ें हैं, जैसे केंद्र सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यानी किसानों के विकास के लिए, किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टारगेट रख दिया, एक लक्ष्य रख दिया कि हम 2022 में जो किसानों की आय है उसे दोगुना कर देंगे। लेकिन क्या ये संभव है? संभव हो पाएगा? क्योंकि सरकार के सामने यही एक चुनौती है। 2022 तक एक वर्ष बचा है, अभी कोरोना कोविड का टाइम चल रहा था, तो ऐसे कंडीशन में क्या सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर सकेगी? उसके लिए सबसे बड़ी एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहेगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। समस्या के साथ साथ यहाँ पे क्या है? चुनौती है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो लक्ष्य चुनौतीपूर्ण है, और इसी चुनौती को क्या करना है? सरकार को उन चुनौतियों का सामना करके किसानों को जो आय उसको दोगुनी करने का जो लक्ष्य रखा गया है, देखते हैं सरकार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट क्रम में देखेंगे क्या समस्या है। आज़ादी के बाद 7 दशकों के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विपणन की सुविधाओं का क्या है? अभाव है। जैसा कि आप जानते हैं, कृषि विपणन जो व्यापारिक केंद्र होता है, तो ऐसे कंडीशन में अगर कृषि विपणन केंद्र नहीं होगा तो किसान क्या करता है? सही मूल्य से प्राप्त नहीं हो पाता, कभी बिचौलियों को दे देता है, कभी व्यापारियों को, स्थानीय जो व्यापारी होते हैं उन्हें अपनी जो है खाद्य सामग्री बेच देता है, और ऐसे कंडीशन में जो उसे मूल्य मिलना चाहिए वो मूल्य उसे नहीं मिल पाता। तो बिचौलियों यानी मध्यस्थता के कारण या फिर लोकल व्यापारियों के कारण, उनके हाथ बेच देने के कारण जो उसे लागत आती है वो भी नहीं मिल पाती, और ऐसे में किसानों की हालत या स्थिति में सुधार नहीं हो पाता। तो विपणन केंद्र जगह जगह पे बनाए जाने चाहिए, सभी क्षेत्रों में होना चाहिए। हालांकि सरकारी दिशा में कार्य कर रही है, लेकिन अभी सभी क्षेत्रों में उपलब्ध ये व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं हैं। इसी क्रम में देखेंगे आगे, कृषि का वर्षा पे निर्भरता। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में कृषि का वर्षा पे निर्भरता है, यानी मानसून पे निर्भर है। आज भी ऐसे क्षेत्र हैं जैसे महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र, जो जहाँ पे अगर वर्षा हो गई तो कृषि कार्य अच्छी हुई, वर्षा नहीं हुई तो फसलें सूख जाती हैं, और ये बहुत बड़ी समस्या है। तो कृषि की वर्षा पे निर्भरता के कारण, वर्षा नहीं हो पाने के कारण कितने किसान जो है कर्ज में डूब जाते हैं, आत्महत्याएँ कर लेते हैं, बहुत बड़ा समस्या है। तो ऐसे कंडीशन में देश में सिंचाई के साधनों का विस्तार होना चाहिए। नेक्स्ट क्रम में चलते हैं। गुणवत्ता वाले बीजों का अभाव। जैसा कि आप जानते हैं, हरित क्रांति जो लाई गई थी उसमें इसका मूल मंत्र ही था कि हमें इसमें गुणवत्ता वाले बीजों का प्रयोग करके देश के उत्पादन में वृद्धि करेंगे। तो आज भी गुणवत्ता परक बीजों का अभाव है, सेंटर केंद्रों का अभाव है, किसानों की पहुंच बहुत दूर तक है, आसपास आबादी जो रहती है वहाँ पे मार्केट नहीं है, दूर दराज क्षेत्रों से लाया जाना पड़ता है, और इसके साथ आज उसका मूल्य अधिक है। तो बीजों का गुणवत्ता परक जो बीज हैं उनकी कमियाँ भी हैं, पास में कहीं दुकानें नहीं हैं, और दुकानें हैं भी तो उनका मूल्य इतना ज़्यादा है कि किसान उसे खरीद नहीं सकता। तो ये दोनों मिलकर के एक समस्या जो है कृषि के लिए समस्या बन जाती है। तो ये भी एक समस्या के रूप में है। नेक्स्ट क्रम में चलेंगे। शिक्षा और प्रशिक्षण की सुविधाओं का क्या है? अभाव है। कृषि क्षेत्र में विकास तब भी हो सकता है जब इस क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों की सुविधाओं की व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए। कोर्स स्टूडेंट जो है आजकल कुछ ऐसे अरुचिकर विषय बन चुके हैं जिसमें छात्र रुचि नहीं लेते, उसमें जागरूकता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। शिक्षा सुविधाएं जगह जगह पे विद्यालयों की में व्यवस्था दी गई है, लेकिन कृषि क्षेत्र में विशेष सुधार नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब तक शिक्षा बेहतर नहीं होगी तब तक कृषि क्षेत्र में सुधार संभव नहीं होगा। क्योंकि जो आज की युवा पीढ़ी है उनको अगर हम कृषि क्षेत्र में उनको विकसित करें, शिक्षित करेंगे, प्रशिक्षित करेंगे, तो उनके माध्यम से हम कृषि क्षेत्र में क्या कर सकते हैं? विकास कर सकते हैं। तो ये कमियां हैं। नेक्स्ट क्रम में चलेंगे आगे।
कृषि शोध की कमी। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी क्षेत्र में विकास करने के लिए उसमें शोध किए जाते हैं और कृषि क्षेत्र में शोध के अभाव के कारण वैज्ञानिकों की कमी है, इस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की कमी है। उन्नत किस्म के टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए इस दिशा में कार्य करना चाहिए। कृषि क्षेत्र में विशेष शोध कार्य को बढ़ावा दिया जाना चाहिए सरकार के द्वारा, जिससे बेहतर से बेहतर शोध किया जा सके और कृषि क्षेत्र में सुधार किया जा सके। तो ये भी एक आवश्यकता है और इसकी कमी के कारण जो है ये समस्या है। नेक्स्ट क्रम में चलेंगे मृदा अपरदन। जैसा कि आप जानते हैं, अभी मानसून का सीज़न चल रहा है, चारों तरफ बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। तो जो किसान के द्वारा या जो भी खाद्य सामग्री हम खाद वगैरह जो डालते हैं खेतों में, रासायनिक उर्वरक डालते हैं, बाढ़ के कारण मिट्टी का ऊपरी सतह बह जाता है। मृदा अपरदन के कारण जो है, जो गुणवत्तापरक जो मृदा होती है, उपजाऊ मृदा होती है, वो बह जाती है और अम्लीय या क्षारीय मृदा नीचे रह जाती है, जिससे हमारी कृषि प्रभावित होती है। तो बहुत ज़्यादा बाढ़ के कारण जो है मृदा अपरदन होता है, वायु के कारण भी मृदा अपरदन होता है, वनों की कटाई हो रही है इसके कारण भी मृदा अपरदन होता है। तो बहुत बड़ा फैक्टर है। तो मृदा अपरदन जो है वो भी कृषि के पिछड़ेपन का कारण है। नेक्स्ट क्रम में चलते हैं, जागरूकता की कमी। कहते हैं कोई भी व्यक्ति किसी क्षेत्र में किसी फील्ड में वर्क करता है, अगर वो जागरूक नहीं है, उसके विषय में बेहतर जानकारी उसे नहीं है, तो वो कार्य बेहतर तरीके से नहीं कर पाएगा। काम करना और अच्छे से करना दोनों में फ़र्क होता है। तो व्यक्ति जितना जागरूक होगा तो वो उन समस्याओं को फेस बेहतर तरीके से कर पाएगा और उस कार्य को अच्छे तरीके से संपादित कर पाएगा। लेकिन भारतीय किसान क्या हैं, उनकी जागरूकता की कमी है। कौन सी दवाओं का छिड़काव करना चाहिए, किस रासायनिक सामग्री का यूज़ करना चाहिए, जिससे बेहतर से बेहतर जो कीटनाशक कीड़े मकोड़े लगते हैं उनसे छुटकारा पाया जा सके। लेकिन जब किसान जागरूक ही नहीं होगा कि कौन सी फसल को बोएं, हम किससे ज़्यादा उत्पादन करें, किस फसल को बो करके हम वैश्विक लेवल पे व्यापार कर सकते हैं और इससे हमें मोटी आय प्राप्त हो सकती है। तो कुल मिला के किसान हमारे देश में जागरूक नहीं हो, जागरूकता के अभाव के कारण उत्पादन प्रभावित होता है, कृषि प्रभावित होती है और देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्रम में चलते हैं, किसानों का अशिक्षित होना। जैसा कि आप जानते हैं, एक शिक्षित व्यक्ति और एक अशिक्षित व्यक्ति में फ़र्क होता है, दोनों के काम करने के तरीके में अंतर होता है। एक शिक्षित व्यक्ति जो होगा उसका कार्य करने का एक सिस्टम होगा और वो बेहतर तरीके से अपने कार्यों को संपादित करेगा। हमारा भारतीय किसान जो है अशिक्षित है, शिक्षा के अभाव के कारण उसे ये नहीं पता कि कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए, कौन सी फसलों को उत्पादन किस टाइम में करना चाहिए, और शिक्षा के कारण वो अपने इस कृषि क्षेत्र में अपनी उपयोगिता को सिद्ध नहीं कर पा रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है। नेक्स्ट क्रम में चलते हैं, निम्न उत्पादकता। जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम किसी फील्ड में श्रम कर लगा रहे हैं और पूंजी लगा रहे हैं, दोनों कंडीशन में अगर उत्पादन कम होता है, तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा श्रम और पूंजी को दोनों को जब प्लस करते हैं हम, तो दोनों स्थितियों में जो उत्पादन होगा, अगर उस परसेंटेज में अगर अधिक उत्पादन नहीं हुआ, उसका मूल्य अगर कम है, तो लॉस में हम जाएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि देश में कम उत्पादन होता है। हम श्रम भी देते हैं, पूंजी भी थोड़ा बहुत लगाते हैं, लेकिन उत्पादन हमारा क्या है, कम है। तो उत्पादन कम होने के बहुत सारे फैक्टर हैं, चाहे सिंचाई के साधन ले लें, कीटनाशक दवाओं की कमी ले लें या छिड़काव की कमी ले लें, अशिक्षा ले लें, जागरूकता की कमी ले लें, तो सारे फैक्टर वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह से ऐसे कह सकते हैं कि हमारे देश में उत्पादन की कमी है। उन्नत किस्म के बीजों का भी किसान हमारे कम यूज़ करते हैं, कम ही लोग यूज़ कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उत्पादन की कमी के कारण हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था क्या होती है, प्रभावित होती है। ज़्यादा उत्पादन होगा तो ऐसे में हम ज़्यादा क्या करेंगे, निर्यात करेंगे, और निर्यात करेंगे तो हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। तो कम उत्पादन भी जो है ये भी कृषि की क्या है, एक समस्या है। नेक्स्ट क्रम में चलते हैं, कीटनाशक दवाओं की कमी से कृषि का 10% हिस्सा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। किसान जो कृषि कार्य करता है, कृषि जो उसकी फसलें हैं जो उत्पादन करता है, कीटनाशक कीड़े मकोड़ों के कारण जो 10% हिस्सा है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अगर हम कीटनाशक दवाओं की इन समस्याओं को दूर कर लें, किसानों को जागरूक भी करें, कीटनाशक दवाएँ भी उनके पहुँच में आ जाए, तो जो 10% लॉस होता है वो 10% लॉस होना बंद हो जाएगा। तो 10% जो लॉस हो रहा है ये क्या है, एक समस्या है। नेक्स्ट क्रम में चल रहे हैं, किसानों की ऋणग्रस्तता। जैसा कि आप जानते हैं, किसानों के पास पैसा नहीं होता, बैंक से ऋण लेते हैं, साहूकारों के चंगुल में फंस जाते हैं, ऋण लेते हैं मोटे ब्याज पे, और ऐसे कंडीशन में जब मोटे ब्याज पे ऋण लेते हैं, अगली बार अगर फसल सूख गई, वर्षा नहीं हुई, तो किसान जो होता है वो कर्ज में डूब जाता है, उसके ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाता है। तो ऐसे में साहूकारों के ब्याज के कारण चंगुल में फंस जाता है, ज़मीनें तक बेचनी पड़ती है, कभी कभी किसान आत्महत्याएँ कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है किसानों और कृषि दोनों के लिए। नेक्स्ट क्रम में चलते हैं, परिवार के सभी सदस्यों का कृषि पर निर्भरता। जैसा कि आप जानते हैं,
कृषि का पूरे परिवार का उसी पे निर्भर होना ये गलत है। अगर जैसे मान लीजिए कोई कृषि है तो कृषि पे अगर एक व्यक्ति कार्य कर रहा है जितने की आवश्यकता, अगर पूरा परिवार उसी पे निर्भर हो जाएगा, इसी को बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। कहने का मतलब है सारे के सारे सदस्य उसी पे निर्भर हैं, तो ऐसे कंडीशन में परिवार की आय भी सीमित होगी और कृषि का विकास भी नहीं हो पाएगा। तो ये जो है परिवार के जो लोग हैं उन्हें अन्य क्षेत्रों में जो है अवसर तलाशने चाहिए, सभी लोगों को कृषि पे निर्भर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्रम में चलते हैं, नवीन कृषि पद्धति का अभाव। जैसा कि आप जानते हैं अमेरिका हुआ, रूस हुआ, चाइना हुआ, जापान हुआ, जितने भी विकसित राष्ट्र हैं वहाँ पे कृषि की नवीन टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है। कैसे जो है छोटे छोटे क्यारियों में, छोटे छोटे गमलों में नई नई सब्जियाँ उगाई जाती हैं। कोविड टाइम में कितने व्यापारी ऐसे हैं जो गमलों में सब्जियाँ उगा करके लाखों फ़ायदा कमाए, लेकिन भारत में इतने खेत पड़े हुए हैं, इतनी मिट्टी है, सब कुछ है, लेकिन टेक्नोलॉजी का अभाव है। तो इस तरह से तकनीकी प्रधान कृषि न होने के कारण हमारी कृषि क्या है, पिछड़ी हुई है। नेक्स्ट क्रम में चलते हैं, इसी क्रम में निर्यात फसलों की कमी। जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ जो किसान हैं वो केवल खाने के लिए फसलें उत्पादित करता है। उसका एम, उसका उद्देश्य ये नहीं होता कि हम ऐसी चीज़ों को उत्पादन करें जिससे देश को उसको निर्यात किया जा सके। तो इस तरह से हमारे यहाँ निर्यात जो फसलें हैं उनकी कमी है और निर्यात फसलों को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि निर्यात फसलें अगर कमी होंगी तो देश में निर्यात की मात्रा भी कम होगी और निर्यात की मात्रा कम होगी तो हमें विदेशी मुद्रा नहीं प्राप्त होगी। तो ऐसे कंडीशन में हमें निर्यातित फसलों को क्या करना होगा, बढ़ावा देना होगा। नेक्स्ट क्रम में चलते हैं, किसानों की नशाखोरी का शिकार होना। जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में किसान अशिक्षित भी हैं और नशाखोरी के शिकार भी हो जाते हैं। एक नशाखोर व्यक्ति या किसी ड्रग्स को लगातार लेने से, सेवन करने से उसका स्वास्थ्य प्रभावित होगा और जब स्वास्थ्य प्रभावित होगा तो बेहतर कार्य नहीं कर पाता। तो ऐसे कंडीशन में हमारे किसान जो हैं, जागरूकता की कमी है, अशिक्षा है, रोगग्रस्तता है, बहुत सारे रीज़न हैं, ऋण ले लेता है, उसके कारण भी वो नशा करने लगता है। तो ऐसे कंडीशन में नशाखोरी के शिकार हो जाने के कंडीशन में उसका स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है और जब स्वास्थ्य प्रभावित होगा तो कृषि भी प्रभावित होगी। तो जैसा आप जानते हैं कृषि और किसान दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर किसान डिस्टर्ब होगा तो कृषि डिस्टर्ब होगी और कृषि डिस्टर्ब होगा तो सीधे अर्थव्यवस्था डिस्टर्ब हो जाएगी। तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आगे क्रम में चलते हैं हम लोग, कृषि जोतों का आकार छोटा। जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में कृषि के जो क्षेत्र हैं छोटे छोटे हैं, ऐसे में आधुनिक तकनीकी युक्त वाले मशीनों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो कृषि जोतों का आकार छोटा होने के कारण कई समस्याएं हैं, इसलिए चकबंदी की व्यवस्था दी गई थी आज़ादी के बाद। तो इस तरह से समय समय पर चकबंदी कराई जानी चाहिए, क्योंकि चकबंदी न कराए जाने के कारण कृषि जोतों का आकार छोटा है, जगह जगह पर खेत बिखरे हुए हैं, टुकड़ों में बटे हुए हैं, जिससे कृषि कार्य करना संभव नहीं है। ये भी एक समस्या है। नेक्स्ट क्रम में पूंजी का अभाव। जैसा कि आप जानते हैं किसी बिजनेस को करने के लिए, किसी व्यापार को करने के लिए, किसी पद्धति को विकसित करने के लिए पूंजी की ज़रूरत होती है और हमारे देश में किसानों के पास पूंजी का क्या है, अभाव है और पूंजी के अभाव के कारण भी हमारी कृषि क्या है, पिछड़ी हुई है। नेक्स्ट क्रम में चलते हैं, सिंचाई की कमी। जैसा कि आप जानते हैं कृषि के लिए सिंचाई एक महत्वपूर्ण बिंदु है। सिंचाई के साधनों के अभाव के कारण यहाँ पे वर्षा पर निर्भरता है लोगों को या किसानों की। कृषि की वर्षा पर निर्भरता होने के कारण यहाँ पे कृषि फसलें कम उत्पादित होती हैं। क्षेत्र इतना बड़ा है लेकिन सिंचाई के साधनों के अभाव के कारण हमारा उत्पादन कम होता है या सूख जाता है फसलें, तो ऐसे कंडीशन में कृषि प्रभावित होती है। ये भी एक समस्या है। नेक्स्ट क्रम में चलते हैं, भंडारण सुविधाओं का अभाव। जैसा कि आप जानते हैं किसानों को जो फसल होती है उसे भंडारण या भंडारगृह नहीं होने के कारण, उसे सुरक्षित रखने के स्थान न होने के कारण उन्हें फसल जैसे उत्पादित होती है तुरंत बेचते हैं और तुरंत बेचने के कारण उन्हें मूल्य उसको बहुत कम मिलता है। तो ऐसे कंडीशन में मूल्य कम होने के कारण, भंडारगृह कम होने के कारण किसानों को तुरंत अपने फसलें बेचना पड़ता है और तुरंत बेचने के कारण उनको सही मूल्य नहीं मिल पाता, जिससे उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो पाता। तो भंडारगृह की व्यवस्था भी एक समस्या है। नेक्स्ट क्रम में चलते हैं, परिवहन की कमी। जैसा कि आप जानते हैं चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे व्यापार हो, कोई भी क्षेत्र हो, सभी के विकास के लिए परिवहन सेवाओं का होना, विकसित होना बहुत ही आवश्यक है। देश में अब आज भी जो है सड़कों की कमी है, परिवहन सेवाओं की कमी है, जिससे किसान जो है वहाँ तक दोनों के विकसित न होने के कारण आसपास के ही बाज़ारों में अपनी फसलों को बेच देता है, जिससे उसे सही मूल्य नहीं प्राप्त हो पाता। तो देश में विकास करने के लिए परिवहन के सभी क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण होना चाहिए, पक्की नालियों का निर्माण होना चाहिए। विविध क्षेत्रों में जो है परिवहन के साधन जब मजबूत
मजबूत हो जाएंगे तो ऐसे कंडीशन में किसानों की स्थिति में भी सुधार होगा। तो डियर स्टूडेंट, आज के टॉपिक में आपने बहुत सरल तरीके से सारे बिंदुओं का अध्ययन किया, इतने सारे मैटर को आपने अध्ययन किया। भारत में कृषि की मौजूदा स्थिति क्या है, देश में क्या क्या कृषि की चुनौतियाँ हैं और क्या क्या समस्याएँ हैं, इनका निजात के क्रम में एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि इनका कैसे निजात दिलाया जाए या इनको कैसे दूर किया जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।